देवभूमि से उत्तर प्रदेश तक माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। खास धर्म के लोगों को उकसाया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है और अमन शांति वाले प्रदेश में नफरती बीज बोया जा रहा है। इस साजिश के पीछे तो कई चेहरे हैं, लेकिन एक चेहरा सामने आ चुका है जिसका नाम है मौलाना तौकीर रजा। तौकीर रजा ज्ञानवापी के विरोध में जेल भरो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनके भड़काऊ बयान के बाद बरेली शहर में हालात तनावपूर्ण बन गए। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काते हुए कहा कि मुसलमान बुलडोजर एक्शन सहन नहीं करेंगे, घर और दुकानों पर अब बुलडोजर नहीं चलने देंगे। भीड़ का नेतृत्व कर रहे तौकीर ने कहा कि अंधे बहरे बने बैठे रहने का अब वक्त नहीं है, अगर कोई हमला करेगा तो जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम मुसलमान अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं, अब कोर्ट की भी परवाह नहीं करेंगे। दरअसल ये तौकीर रजा का ये बयान उस वक्त सामने आया जब ज्ञानवापी में कोर्ट से पूजा पाठ की कोर्ट से इजाजत मिली थी और इसी फैसले के खिलाफ वो मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। एक रिपोर्ट के जरिए आज के पूरे हालात की जानकारी आपको दे देंगे। उत्तर प्रदेश की आबो हवा में जहर घोलने के लिए भड़काऊ गैंग एक्टिव हो चुका है। कांग्रेस प्रायोजित तौकीर जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काने लगे हैं और बुलडोजर के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। मौलाना का एक विवादित बयान और फिर सड़कों पर संग्राम। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। मौका ज्ञानवापी के खिलाफ जेल भरो प्रदर्शन का था, लेकिन तौकीर रजा के एक भड़काऊ बयान से स्लीपर सेल एक्टिव हो गए और फिर बरेली से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान और परेशान करने वाली है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हुकूमत की सरपरस्ती में जो बेईमानी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अदलिया हुकूमत के दबाव में जो बेईमानी कर रही है, मैं देख रहा हूं कि हुकूमत भी और अदालतें भी आज कानून के मुताबिक काम नहीं कर रही है, बल्कि अपनी आस्था के मुताबिक काम कर रही है और अपनी आस्था जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। साजिशन उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वाले मौलाना ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पहले तो लोगों को भड़काया और बात नहीं बनी तो समर्थकों के साथ सड़क पर आ गए, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों ने पैर खींच लिए। लेकिन कुछ उपद्रवी फिर भी पत्थरबाजी करने लगे, जिसे पुलिस की टीम ने बल प्रयोग कर काबू में कर लिया। शामतगंज में एक जगह पर आई थी सूचना, जो है कुछ लोग लौट रहे थे, उनको बता रहे चोट आई है, परंतु वो ठीक है, बहुत मामूली चोट है, अफवाहों पे कोई ध्यान न दे और जो लोग हैं उनसे बात करके कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं क्या? अभी एक व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी चोट आई है, बाकी स्थिति सामान्य है। अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन पूरा जिला रहेगा और बिल्कुल बिल्कुल सभी जगह पे फोर्स लगी हुई है और सभी जगह शांति है, कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। दरअसल तौकीर जैसे मौलाना कोर्ट के उस फैसले से खफा हैं, जिसमें ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत दी गई और यही बात जब हजम नहीं हुई तो खास धर्म के लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतार दिया। लेकिन योगी की पुलिस ने वक्त रहते मामला शांत करवा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उत्तराखंड में साजिशन हिंसा भड़काने वालों की चुन-चुनकर पहचान होने लगी है। एक एक उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है और खुद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा भी ले रहे हैं। सीएम धामी के आदेश पर कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया तो कईयों की पहचान कर ली गई, जिनके खिलाफ अब एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। हल्द्वानी में घायल पुलिस कर्मियों का भी हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री धामी आज पहुंचे थे। सीएम धामी ने कहा कि टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी, लेकिन पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उपद्रवियों ने महिला पुलिस अधिकारियों पर पत्थर बरसाए और पुलिस पर हमला बोल दिया।
इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पत्रकारों के साथ भी मारपीट की, जिनकी पहचान कर ली गई है और सीएम धामी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि एक भी उपद्रवी कानून से बच नहीं पाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि सीएम धामी ने आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कैसे पुलिस वालों के आंसू पोंछे और सख्त निर्देश दिए। देवभूमि की हिंसा क्या पहले से प्रायोजित थी? क्या पहले से दंगा भड़काने की प्लानिंग हो चुकी थी? क्या दंगाई पुलिस के एक्शन का इंतजार कर रहे थे? या फिर हिंसा की आग के पीछे कोई बड़ा मकसद था? क्योंकि जिस तरह छतों से पत्थरबाजी हुई, जिस तरह बुर्का गैंग ने पुलिस पर हमला किया, घर और मकान को आग के हवाले किया गया, वो एक्शन का रिएक्शन कतई नहीं हो सकता। तस्वीर गवाही दे रही है कैसे पुलिस को चारों तरफ से घेरकर पत्थरबाजी की गई, थाने में पुलिस को बंधक बनाकर आग लगाने की कोशिश हुई और जब शांति कायम करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया तो दंगाइयों ने साजिशन आगजनी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए तो कईयों को गंभीर चोटें भी आई, जिसका हाल लेने खुद सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे। जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ हल्द्वानी की आग में सियासतदानों ने सियासी रोटी भी सेकी। कांग्रेस ने इसे सरकार का फेलियर बताया तो बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े किए और बताया कैसे दंगाइयों से निपटने के लिए कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए। सोची समझी साजिश के तहत जिस प्रकार से वहाँ लोग इकट्ठे किए गए और फिर पथराव पुलिस पर किया गया, थाने को जलाया गया, एक बहुत ही दुखद घटना। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी ने इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और आज वहाँ धारा 144 लगी हुई है, सबसे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। लेकिन जांच का विषय आखिरकार इस प्रकार का जो षड्यंत्र देवभूमि के अंदर जो लोग करने का प्रयास करेंगे उस जेल की सलाखों के अंदर होंगे। जो मेरी जानकारी है बहुत कम पुलिस बल जो है नगर निगम के साथ था, तो नगर निगम के अधिकारियों को चाहिए था कि वो समुचित व्यवस्था करने के बाद जाते। आप बहुत कम जो पुलिस के लोग थे उनको लेकर के वहां पहुंच गए और वहां पर जो उपद्रवी थे, और मैं तो कहता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो शांतिपूर्ण वातावरण को जो है अशांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि नोटिस के बाद भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण क्यों नहीं हटा? आखिर क्यों खास धर्म के लोग अवैध कब्जे को जायज ठहरा रहे थे? आखिर बुलडोजर एक्शन की नौबत क्यों आई? इन सारे सवालों के जवाब ये तस्वीर बयां कर रही है, जो साजिशन हिंसा की पोल खोलने के लिए काफी है। लेकिन जो भी इस घटना में शामिल थे उन सबका चुन चुन कर इलाज के लिए सीएम धामी ने आदेश दे दिए हैं। एक भी दंगाई पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान यानी किसानों का सम्मान, यही मैसेज देश में पीएम मोदी के फैसले से गया है और मोदी के इसी फैसले ने जयंत चौधरी का दिल भी जीत लिया है। अब आरएलडी खुलकर बीजेपी के साथ जाने की बात कह रही है, यहां तक कि जयंत चौधरी भी कह चुके हैं कि किस मुंह से इनकार करूं। दरअसल बीजेपी की तरफ से आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सीट का ऑफर दिया गया, जिसे जयंत चौधरी ने कबूल कर लिया है। वो दोनों सीट बिजनौर और साथ ही बागपत की है। तो वहीं गठबंधन के बाद में योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी के कोटे से 2 मंत्री बनने की भी बात हुई है।
वहीं जयंत चौधरी की पत्नी को राज्यसभा भेजने का ऑफर भी दिया गया है और साथ ही एमएलसी की खाली होने वाली सीट पर भी आरएलडी को तरजीह दी जा सकती है, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि जयंत चौधरी की डिमांड पूरी हो रही है और इसी के साथ में जल्द ही वो एनडीए से गठबंधन का ऐलान भी करने वाले। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जिस दोस्त के सहारे अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, उस सपने को बीजेपी ने एक झटके में तोड़ दिया, क्योंकि अब जयंत चौधरी भी एनडीए के विजय रथ पर सवार होने जा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने इशारा भी कर दिया है। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। जो आपने बात पूछा कि कांग्रेस में पहले निर्णय नहीं लिया गया, मैं तो अंदर से जानता हूं कितनी बार चौधरी अजीत सिंह जी के मन में ये बात उठी, कितने बार उन्होंने प्रयास किए। बहुत मुश्किल से फिर एक बड़ा अच्छा कदम लिया गया था यूपीए 2 के टाइम कि लखनऊ उस समय अमौसी एयरपोर्ट था, वहाँ चौधरी साहब की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा लगाई गई और उसका नाम बदला गया चौधरी चरण सिंह जी के नाम से। आज वो एयरपोर्ट है। मैं जानता हूँ कितने गदगद हुए थे चौधरी अजीत सिंह जी उस फैसले से। आज अगर चौधरी अजीत सिंह जी जिंदा होते, कितने प्रसन्न होते, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान और जयंत चौधरी का दिल जीतने वाला बयान उस तस्वीर को साफ करने के लिए काफी है, जिसमें अब तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने का रास्ता भी साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि जो सीटों को लेकर बात चल रही थी वो भी अब क्लियर है। पश्चिमी यूपी की 2 सीटों पर आरएलडी की हामी, बिजनौर और बागपत सीट आरएलडी के पास। जयंत की पत्नी को राज्यसभा भेजने का ऑफर। योगी मंत्रिमंडल में आरएलडी कोटे से 2 मंत्री। आरएलडी और बीजेपी के बीच जो समझौता हुआ है, उसमें आरएलडी ने यूपी मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी मांग रखी, जिस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने हामी भर दी है। यानी आरएलडी के कोटे से योगी सरकार में 1 या 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या जयंत चौधरी जी इस विषय पर कुछ अधिकृत तौर से बता सकते हैं। ये राज्य का विषय नहीं है, लेकिन हमारा ही पार्टी का हमारा मत और हमारा स्टैंड रहा है कि जो हमारे विचार से सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और देश की विकास यात्रा में जुड़कर इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सबका सम्मान करें। सपा से गठबंधन था, चल रहा है, उधर भी ठीक था, और अगर इधर कोई मनमुटाव की बात है दूसरी साइड में होता है तो उधर भी ठीक है। हमारी तो छोटी पार्टी है, गठबंधन किसी न किसी के साथ करना ही है। वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने, उनके पिताजी ने कभी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। हमें उम्मीद है कि जयंत भी किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए कहीं नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास है। हालांकि इन सब के इतर चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि 12 फरवरी को ही जयंत चौधरी आधिकारिक तौर पर एनडीए से गठबंधन का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 5 भारत रत्न सम्मान के साथ में मोदी सरकार ने कई मुद्दों को एक साथ साधा है। मंडल राजनीति से लेकर मिलेट्स क्रांति के जनक को सम्मान देकर मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सभी वर्गों का ख्याल रखना चाहती है। और मोदी के इसी फैसले को 24 के चुनावी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। मोदी के 5M फैक्टर में पहला नाम चौधरी चरण सिंह का है, जो मंडी व्यवस्था के पुरोधा रहे। वहीं 5M फैक्टर में दूसरा नाम कर्पूरी ठाकुर का है, जो कि मंडल राजनीति के जनक भी माने जाते हैं। बात लाल कृष्ण आडवाणी की करें तो वो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। वहीं 5M फैक्टर में अगला नाम नरसिम्हा राव का है, जो कि मार्केट मेकर के तौर पर जाने जाते हैं। और वहीं 5M फैक्टर में आखिरी नाम है MS स्वामीनाथन का,
जो कि मिलेट्स क्रांति के नाम से के जनक भी जाने जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न में सबका ख्याल रखा है, जिसका परिणाम 2024 के चुनाव में मिलने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। देश की सियासत में मोदी की सोच, मोदी की समझ और मोदी के मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ नहीं। मोदी जानते हैं देश की जनता को कैसे भरोसे में लेना है। मोदी जानते हैं हर जाति, हर समाज, हर क्षेत्र और बाजार का कैसे विस्तार करना है। और कुछ ऐसा ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी ने भारत रत्न के ऐलान से जनता के बीच संदेश दे दिया है। मोदी ने न सिर्फ मंडल राजनीति का मान रखा, बल्कि मंदिर आंदोलन के अगुआ और मार्केट मेकर नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह मंडी व्यवस्था के पुरोधा रहे, कर्पूरी ठाकुर मंडल राजनीति के जनक रहे, लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे, नरसिम्हा राव मार्केट मेकर रहे और MS स्वामीनाथन मिलेट्स क्रांति के जनक रहे। मोदी ने न सिर्फ 5 चेहरों को भारत रत्न से सम्मानित किया है, बल्कि उन्होंने उस क्रांति, उस आंदोलन का भी सम्मान किया है, जिसके लिए ये 5 चेहरे देश और दुनिया में विख्यात हैं। और इसी का संदेश उन्होंने ट्वीट के जरिए भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो वहीं सीएम योगी के साथ जयंत चौधरी ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, प्रधानमंत्री का फैसला दिल जीतने वाला है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि ये उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश। मोदी के मास्टर स्ट्रोक की तारीफ अब विपक्षी नेताओं को भी करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा, ये किसान नेताओं के मांग की जीत है। आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पर मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न का ऐलान और मंडल, मंदिर, मार्केट, मिलेट्स और मंडी व्यवस्था का सम्मान उस सियासत का हिस्सा है, जिससे अब पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी भरोसे में लिया गया है। क्योंकि भारत के इन 5 रत्नों में सिर्फ एक बीजेपी से हैं, बाकी 4 नॉन बीजेपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।